दोस्तों पिछले 2 महीनों में कोई बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा वोलाटाइल रहा है तो वो है इंडसइंड बैंक का स्टॉक। दोस्तों प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा वोलाटाइल रही है। आज हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं वो हम आपको बताएंगे। ब्रोकरेजेस का जो दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेजेस है उनका क्या कहने का है इस स्टॉक के बारे में, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और क्या टारगेट रखे, कहीं इसको लेकर आप फंस तो नहीं गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। और दूसरे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, कमेंट सेक्शन में प्रश्न आते रहते हैं कि क्या इस लेवल में इंडसइंड में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका भी हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इन चारों चीजों में से कौन सी चीजों को लेकर सबसे ज्यादा आप एक्साइटेड है, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बिल्कुल आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्राइस मूवमेंट से शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने इंडसइंड में प्राइस एंड पेन का नाम दिया है। हम आपको 7 साल पीछे ले चलते हैं। यह है अप्रैल 30 2013, यानी ठीक 7 साल पहले ये जो स्टॉक प्राइस था इंडसइंड बैंक का वो था 467 रुपीज पर शेयर। दोस्तों अब थोड़ा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगस्त 2018 और स्टॉक प्राइस देखिए 467 से हो गया है 2000। अगर अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप कहे तो आराम से 4x से ज्यादा का रिटर्न हुआ है। यानी 1 लाख किसी ने डाला है तो आराम से 4 लाख से ऊपर का उसका रिटर्न तो बन ही गया है। दोस्तों आगे चलते हैं क्या होता है फिर हम आते हैं अभी 4 महीने पहले दिसंबर 2019 को। स्टॉक प्राइस हो जाता है 2000 से गिरकर 1596, यानी 1600 रुपए के आसपास इंडसइंड बैंक का स्टॉक प्राइस हो जाता है। ये ठीक 4 महीने पहले। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कोरोना वायरस की एंट्री होती है और कोरोना वायरस स्टॉक प्राइस को ले आता है 312 रुपए में। ये मार्च 24 2020, एक महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है और स्टॉक प्राइस हो गया है 312 रुपए। यानी ये 7 साल की जो मेहनत थी, देखिए 467 और 312, पूरे 7 साल की मेहनत को पूरा जीरो कर देता है। लेकिन क्वार्टर 4 का नतीजा आता है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और आज की तारीख में स्टॉक का प्राइस है 476। दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है, जब भी आप वीडियो देखेंगे उसके हिसाब से। यानी एक चीज है, इन द सिंध अगर आपको स्टॉक जो मिल रहा है 7 साल पुराने लेवल पर मिल रहा है, लेकिन क्या ये मौका है या धोखा है, ये जानने का हम प्रयास करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे क्वार्टर 4 के नतीजों में। दोस्तों अब देखिए, पिछले साल 360 करोड़ का प्रॉफिट था जो इस साल घटकर हो गया है 301 करोड़। मैं इसको लाल निशान में लिख दूं दोस्तों, ये 16%, जी हां 16% ये गिरा है प्रॉफिट। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। ये पिछले साल, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर क्वार्टर की। तो दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर में 16% प्रॉफिट गिरा है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो पिछले साल यानी 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा है 3.59% से 4.25। तो ये एक पॉजिटिव है। और ये हम कहें जो प्रॉफिट है गिरा है वो नेगेटिव है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको। अब आपको एनपीए के फिगर दिखाते हैं। देखिए दिसंबर क्वार्टर में टोटल एनपीए था 2.18%, जो कि अब हो गया है 2.45%। यानी एनपीए जो है दोस्तों इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। प्रोविजंस भी जो है वो हम आपको बताएंगे वो भी बढ़े हैं। तो ये जो है चीज थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ इशारा करती है। आगे क्या है रिजल्ट में, डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट का 4% ग्रोथ हुआ इस क्वार्टर में। इसको हम रेड तो नहीं, इसको हम ग्रीन ही मानेंगे दोस्तों, क्योंकि इस क्वार्टर में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई है। यस बैंक गिरा है जिसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स की तरफ से थोड़ा सा विश्वास जो डिपॉजिटर्स है उनका डगमगाया है। इंडसइंड बैंक ने कुछ बड़े अकाउंट्स जो गवर्नमेंट अकाउंट्स है वो भी खोए हैं, क्योंकि यस बैंक को लेकर पैनिक हुआ था। लेकिन ऐसे क्वार्टर में जो डिपॉजिट जो है वो भी 4% बढ़ा है, ये बड़ा ही पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज बहुत ही इंक्रीज हुई है।
56% इंक्रीज हुई है दोस्तों। ये पूरे साल की बात करें और क्वार्टर की बात करें तो 134 करोड़। और दोस्तों ये जो स्टॉक प्राइस जो गिरा है ये बहुत हद तक इसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये जो स्टॉक प्राइस का जो गिरना है वो कितना लॉजिकल है कितना लॉजिकल नहीं है वो हम अब समझने की कोशिश करेंगे। जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस है उनका क्या मानना है इस स्टॉक पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चार बताने वाला हूं, चार ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। सबसे पहले क्रेडिट सूसे, और क्रेडिट सूसे की मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यही एक ब्रोकरेज हाउस है जो सबसे एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, हम कह सकते हैं। देखिए उनका कहने का है प्री प्रोविजन प्रॉफिट है वो हेल्ड हुआ है बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो ये उन्होंने पॉजिटिव कहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, ये अच्छा पॉजिटिव है दोस्तों। और थोड़ा बहुत लोन ग्रोथ भी हुआ है, यानी बैंक ने जो लोन दी है वो भी अच्छी खासी बढ़ी है। लेकिन प्रॉफिट गिरा है पूरे क्वार्टर में, और ये हमने देखा भी है दोस्तों। ये रीजन यही है क्योंकि प्रोविजंस बढ़े हैं, स्लिपेजेस जो हैं वो बढ़े हैं, और कॉर्पोरेट स्लिपेजेस कुछ बड़े अकाउंट है वहां पर बढ़े हैं। यानी कि जो लोन्स उन्होंने दी है, और अभी आप देख ही सकते हैं कुछ तकलीफें थी, कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे भी हैं जो अभी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके बिजनेस में तकलीफ है जिसकी वजह से ये सब स्लिपेजेस बढ़े हैं। लेकिन बैंक का फोकस है, जो ब्रोकरेज हाउस है उनका मानना कि वो रिटेल में फोकस करेंगे, एसेट और लाइबिलिटीज में फोकस करेंगे। लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है वो है अंडर परफॉर्म होके 430 रुपए का टारगेट। लेकिन दोस्तों आपको हम बताएं, ये चार में से क्रेडिट सूसे ही है जो एक चीज सोच रहा है, जो बाकी के तीन ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो कुछ अलग सोच रहे हैं। चलिए उनकी भी सुन लेते हैं। दूसरा है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि क्वार्टर फोर जो है इन लाइन विथ एस्टिमेट ऑफ प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ठीक ठाक जो प्रोविजन के पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके हिसाब से एस्टिमेटेड जो था, उन्होंने अपने जो मॉडल्स में जो फोरकास्ट किया था वही था। प्रॉफिट मिस ज्यादा हुआ है, रीजन है प्रोविजंस की वजह से, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट स्लिपेजेस हुए हैं या होने की संभावना है और उसके लिए बैंक प्रोविजंस कर रहा है। अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको समझा देंगे डिटेल में। स्टीडी डिपॉजिट इन अप्रैल, अप्रैल का महीना दोस्तों, इस महीने में ही, एंड पोटेंशियल क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 180 बीपीएस। ये तो थोड़ा नेगेटिव है, अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करते हैं तो ये 180 बीपीएस। लेकिन अप्रैल के महीने में भी ठीक ठाक अगर डिपॉजिट्स आई है, जब पूरे देश में लॉकडाउन है, बिजनेस बंद है, तो अच्छा पॉजिटिव कहा जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 21 टफ रहेगा, लेकिन जो एस्टिमेट्स है वो उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। और वो अब इंडसइंड बैंक के लिए जो नया टारगेट वो लेके आए हैं वो है ओवरवेट विथ टारगेट ऑफ 525। यानी कि जो भी स्लिपेजेस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी एनपीए हुए हैं या होने वाले हैं, सबको मिलाकर एक मॉडल में 525 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली दे रहा है दोस्तों। और दो ब्रोकरेज हाउस बाकी हैं वो हम आपको बताते हैं। तीसरा नाम आ रहा है जेफरीज। जेफरीज का कहना है कि जो एसेट क्वालिटी यानी जो लोन उन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दी है, और जो कॉमर्शियल लोन दी है, जो कॉमर्शियल घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो लोन दी है, वहां पर स्ट्रेस रहने वाला है, वहां पर प्रेशर रहने वाला है दोस्तों। पिछले साल ही उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में भारत फाइनेंशियल को एक्वायर किया था, ये चीज आप नोट करके रखें। तो माइक्रो फाइनेंस की अच्छी खासी बुक है आज की तारीख में इंडसइंड बैंक के पास। पॉजिटिव में उनका कहने का है, जेफरीज का कहने का है कि होलसेल में अच्छा खासा बिजनेस हुआ है और इसको वो पॉजिटिव के रूप में देखते हैं। और बैंक का पूरा कमिटमेंट है ग्रैनुलर बुक में, ग्रैनुलर बुक यानी रिटेल बुक का एक हम अलग नाम समझ सकते हैं। और बैंक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करने वाली है क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन है दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग ठप है पूरे देश में। तो ऐसे में रिस्क क्यों लेना ज्यादा, तो बैंक धीरे धीरे अपना ग्रोथ करने वाली है और फोकस रिटेल में करने वाली है। खैर, जेफरीज टारगेट लेके आया है 520 रुपए का, और ये सब टारगेट हम जो भी आपको बता रहे हैं इन लोगों ने फंडामेंटल्स के हिसाब से टारगेट दिए हैं दोस्तों। आखिरी नाम है दोस्तों सीएलएसए। उनका कहने का है कि ऑपरेशनली क्वार्टर फोर अच्छा रहा है, एसेट क्वालिटी खराब हुई है लेकिन कवरेज बढ़ा है, तो उन्होंने इन लाइन बताया है।
प्रॉफिट्स जो है अबव एक्सपेक्टेशंस रहेंगे और रिबाउंड जो होगा वो 2022 का फाइनेंशियल ईयर में ही होने वाला है, यानी ये साल तो आप समझ ही लीजिए वॉश आउट होगा। टारगेट दे रहे हैं 610 रुपए का। तो दोस्तों आपके पास 4 टारगेट्स आए हैं, CLSA, क्रेडिट सुसे, मॉर्गन स्टैनली, इन सब ने अपने टारगेट्स दिए हैं, जेफरीज ने टारगेट दिए हैं। उसमें से क्रेडिट सुसे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग 500 से ऊपर का ही टारगेट दे रहे हैं, 500 से 600 का रेंज। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये सब चीजें ध्यान में रखें, बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि बैंकिंग जो स्टॉक है, ये जो बैंकिंग जो सिस्टम है, थोड़ा सा रिस्क में रहेगा, क्योंकि अभी बिजनेस हो ही नहीं रहा है। तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। इन्वेस्ट अगर आपको करना ही है, आपके पास टारगेट्स हैं, तो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर इन्वेस्ट करें, ज्यादा सही रहेगा। बड़े प्लेयर्स भी है, वहां पर सेफ्टी आपको ज्यादा मिलेगी। यहां पर हम कह सकते हैं थोड़ा मीडियम रिस्क रहेगा और रिटर्न भी मीडियम हो सकते हैं, ऐसा मानना है, अगर बैंक अच्छे से परफॉर्म कर पाई अगर आगने वाले दिनों में दोस्तों। तो वो चीज को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखें। पोर्टफोलियो का 1% 2% से ज्यादा बड़ा रिस्क ना ले, उतना भी नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, समझ लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ऐसा नहीं है 2 लाख रुपए में से 50,000 आपने डाल दिए तो आपके पोर्टफोलियो का पूरा 25% चला जाएगा। ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें, उतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोच समझ के इन्वेस्ट करें, ये चीज बताना बहुत जरूरी था। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।